कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। प्यार अगर खुद से हो तो आत्मविश्वास बनता है, लेकिन जब हद से ज्यादा हो जाए तो वो रिश्तों को तोड़ भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, यानी आत्ममुक्त व्यक्तित्व विकार। आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा। 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ चिकित्सक, जिन्होंने न सिर्फ हजारों मरीजों का सफल इलाज किया है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकारों पर भी गहरी रिसर्च की है। डॉक्टर शर्मा का मानना है, नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट भर नहीं, बल्कि अगर ये विकार का रूप ले ले तो इंसान के रिश्ते, करियर और जिंदगी तीनों खतरे में पड़ सकते हैं। अपने क्लिनिकल अनुभव और रिसर्च के जरिए उन्होंने ये समझाया है कि ये विकार कैसे विकसित होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे जरूरी, इससे बाहर आने के रास्ते क्या हैं। थेरेपी, एम्पैथी और सही अवेयरनेस के साथ न सिर्फ इससे जूझ रहे लोग बल्कि उनके परिवार भी एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बॉक्स एफएम गर्व के साथ उनका स्वागत करता है। द माइंड हीलर, द वॉइस ऑफ अवेयरनेस, डॉक्टर राम अवतार शर्मा, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। दोस्तों, अगर आप उनसे सीधे जुड़कर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो नंबर है 7399990969, या फिर अपने सवाल बॉक्स एफएम के चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। क्या बात है, आत्ममुक्त विकार। ये मैंने मतलब आत्ममुक्त नारी देखी जो दिन भर दर्पण देखा करती है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही आप में डूबे होते हैं, बट ये विकार और आत्ममुक्त दोनों बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, बॉक्स एफएम में आपका अभिनंदन है और इस ज्वलंत विषय पर बात करते हैं। हाँ जी, नमस्ते, सारे श्रोताओं को भी नमस्ते। देखिए, ये तो जैसे सोशल मीडिया में आप देखोगे ना आजकल, जैसे यंग जनरेशन में, तो वो एक वर्ड यूज़ करते हैं नार्सिसिस्ट। हाँ, नार्सिसिस्ट, जिसको हिंदी में अपने कहते हैं आत्ममुग्ध। लेकिन नार्सिसिस्ट जो शब्द कैसे आया, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। तो वह नार्सिसियस करके कोई एक व्यक्ति होता था प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, एक कैरेक्टर था वो जी। तो कहते हैं कि वो बहुत सुंदर था और उसको किसी महिला ने शायद ठुकरा दिया, प्रेम निवेदन किया, तो उसने ठुकरा दिया। ओह। तो फिर वो महिला बोली कि तू अपने में ही मुग्ध होके मर जाएगा, तेरे कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। और ऐसे करके कहते हैं वो पानी में या शीशे के अंदर अपने आप को देखता रहता था और अपनी मुग्धता के अंदर ही उसने पूरी अपनी, यानी वो ज़्यादा सुंदर था। हाँ, मतलब मानते थे, माइथोलॉजी में तो ऐसे होता है सब। बाकी सुंदर तो एक अलग अपनी अपनी परिभाषा है। नहीं, आज ही मैंने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें राजधानी एक्सप्रेस में एक टीटी हैं, बहुत सुंदर हैं, तो एक महिला ने उनकी पूरा वीडियो खींच के और बोला ऐसा सुंदर टीटी हो तो हम रोज सफ़र करें। वो तो अब उसको बेचारे को आत्ममुक्त बना देंगे। तो अब होता क्या है कि हम इन जनरल देखते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे या पर्सनल जो गैदरिंग होते हैं यंग जनरेशन की विशेषकर, वो थोड़ी सी बात में कहते हैं वो तो नार्सिसिस्ट है या तुम नार्सिसिस्ट हो। यानी नार्सिसिस्ट एक तरह की गाली की तरह यूज़ होता है, जबकि ऐसा है नहीं। That's great। देखिए, नार्सिसिस्ट तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सब लोग होते हैं, थोड़े बहुत किसी न किसी हद तक अपने पर मुग्ध होते ही हैं, नहीं तो कांच का विस्कार ही नहीं होता। हाँ, और दूसरा क्या होता है, आत्ममुक्त व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छे काम करते हैं इन जनरल। तो एक लेवल तक तो जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इज गुड जी, वो डेवलपमेंट करता है, वो लोगों को अलग हटके काम करने की प्रेरणा देता है। अब उसमें विकार पैदा हो जाए, गड़बड़ कहाँ होती है? अभी कोई भी व्यक्तित्व है, हर व्यक्तित्व अच्छा होता है, उसकी अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन यदि उसमें कोई विकार पैदा हो जाए, तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये समझाना है कि आत्ममुग्ध व्यक्तित्व होना अलग चीज़ है
और आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार होना अलग चीज दैट है। इज डिफरेंट, वो उसकी पराकाष्ठा उसकी है। पराकाष्ठा है, वो So, वो आप हमें अंडरस्टैंड just- करना है। yes. तो यदि आप आत्ममुग्ध हो सर्टेन लेवल बुराई तक नहीं अपने है। आप में, कहीं कोई बुराई नहीं है। उसको लेकर के नए नार्सिसिस्टिक किसी को कह के एक तरह का एब्यूज या गाली के रूप में उसको उपयोग करना चाहिए। जी मतलब कई बड़े बड़े जो, मैं नाम तो या नहीं लेना चाहूँगा, जी। उनकी आप हिस्ट्री देखोगे जो इनोवेटर्स हैं, जी। उसमें बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था, लेकिन वो पैथोलॉजिकल नहीं था, वो विकारग्रस्त नहीं थे, वो उस व्यक्तित्व के मालिक थे। जी तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो है कि आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार को हम, वो क्या होता है और हम कैसे पहचानें, और ऐसे लोगों के साथ हम हमारे जीवन में किस तरह से डील करें, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात कही। देखिए एक जगह ये कहा जाता है कि यदि आपको किसी चीज़ को पाना है तो आपके भीतर वो गुण हैं, ये कॉन्फिडेंस आप अपने भीतर पालिए। मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है, तो मैं बराबर पंप अप करता रहूँगा कि यस आई हैव क्वालिटीज़, मैं आईएएस बन सकता हूँ, मेरे अंदर सब योग्यताएं हैं। ये हुआ कॉन्फिडेंस बूस्टर कि आप उस धरातल को आ और जाएं। उसको आप बार बार कहते हो, मान लो उसको प्रोनाउंस करते हो जोर से, तो वो हो गया आपका आत्ममुग्ध विश्वास। तो आत्मविश्वास से बहुत पतली लकीर पतली है। लकीर है, और साइकोलॉजी में पतली पतली लकीरें होती हैं जनरल। और लेकिन उसमें विकार कब पैदा होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है कि वो आपके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस का बड़ा एक अभाव होता है, बड़ा भाव होता है आपके अंदर। डॉक्टर साहब गजब Self-importance। बोला आपने, ये तो गजब बोला। हमारे यहाँ एक मित्र मंडली है, हम लोग 10 लोग हैं। एक व्यक्ति हैं बहुत क्रिएटिव हैं, अच्छे अच्छे एजेंसीज में काम किया है। वो जब घुसेंगे ना, तब से वो बराबर मैंने ये किया, मैं आज वहाँ मिला, मैं आज अडानी के गया, मैं उसके गया, उससे चालू होंगे और आपको मुक्ति नहीं होने देंगे। मतलब आप खाना भी खा रहे हैं तो भी वो आपको फिर पकड़ के सुनिए ये ऐसा हुआ, सुनिए, अरे आप बताइए। सो लगता है कि भाई वाकई ये तो ओरल ओमिट हो गई वो कि वही हो गया। वो क्या है कि सेल्फ इम्पोर्टेंस आ जाती है उसके बाद में, कि उनके इतना बड़ा होता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर से अभी मिल के आया हूँ, हाँ, वो इसी तरह जबकि से। उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे में भी नहीं पहुंच सकता मैं, पर वो ये तो झूठ हुआ ना। वो सेल्फ इम्पोर्टेंस हो गया। वो नार्सिसिस्टिक में थोड़ा सा हल्का सा उनका विकार की तरफ जा रहा है, उनका आत्मविश्वास है वो विकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनमें अपने सेल्फ, अपने आप का महत्व का बड़ा उनके अंदर अहंकार है, फोबिया जिसको हम कहें। वो हर चीज़ के बारे में वो क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है, वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। उनका तो क्या किया मैं ही ज्यादा रहता है, मैंने क्या कर लिया, हाँ, मैंने क्या ये कर लिया, कर मैं लिया। क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर दूंगा। तो एक तो ये इस तरह का बिहेवियर है, वो आपको लगातार उस व्यक्ति में महसूस हो, तो इट मीन्स वो नार्सिसिस्टिक विकार की तरफ जा रहे वो हैं। चपरासी से भी लड़ लेते हैं, मतलब किसी उसको भी प्राइम मिनिस्टर की धमकी दे देंगे, तुझे पता नहीं है मैं पीएमओ के लिए काम करता हूँ। हाँ, जो भी है। अब भाई वो पीएमओ में बेचारा वो कहाँ पूछेगा उनसे, और उसको क्यों बता रहे हैं, किसी कलेक्टर से बोलो तो वो आपको से अच्छा, तो दिस इज डिजीज, ये अपना मतलब विकार है एक तरह का, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर हो गया, ये मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो एक तो ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ग्रेट। और दूसरा जो होता है ना, वो ये मानते हैं कि एक तरह की उनमें परिकल्पना रहती है हर समय कि ये सब कुछ तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये चीज़ मेरे को इसलिए मिली है कि मैं डिज़र्व करता हूँ। वो इसको ये नहीं मानेंगे, जैसे मान लो आपने किसी की कोई करियर के अंदर आपने हेल्प कर दी, तो वो ये नहीं मानेंगे कि मुकुल गोस्वामी ने मेरी कोई हेल्प कर दी, मैं तो डिजर्व करता था। या उनके कोई टीचर कहें साहब हमारा छात्र रहे, बोले क्या है उसमें, मेरे को तो ये बनना ही था। जो वो जब जिस सेंस पे जहाँ भी लाइफ में अचीवमेंट उनका होगा, फेलियर को नहीं करेंगे वो लोग, जो भी छोटा बड़ा जैसा भी उनका अचीवमेंट होता है, वो ये मानते हैं कि भाई मैंने तो ये डिज़र्व किया ही है। चूँकि वो जब ये फीलिंग है कि मैं डिज़र्व करता हूँ तब मुझे मिलता है, तो उनके व्यक्तित्व में एक चीज़ गायब हो जाती है जिसको हम कहते हैं समानुभूति या एम्पैथी। ग्रेट। जैसे सिंपैथी और एम्पैथी की अपने कई बार बात कर चुके हैं। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। आप किसी की तकलीफ में दो सहानुभूति के शब्द कहते हो, थोड़ा सहारा देने वाले शब्द कहते हो, वो तो सहानुभूति है कि आप उसकी तकलीफ से आपको थोड़ा कष्ट हुआ है। एक होती है समानाभूति।
समानुभूति में क्या होता है कि आप उसकी व्यक्ति की जो तकलीफ़ है उसको अंदर तक महसूस भी कर रहे हो और आप थोड़ा बहुत उसको किसी न किसी तरह से उसको गाइड भी करने की कोशिश करते हो भी उसमें से कैसे बाहर निकले। तो इनमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, सहानुभूति और समानुभूति दोनों ही हेल्पिंग नेचर के हैं, लेकिन एम्पैथी होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के होती है, आप एक्स्ट्रा हेल्प करते हो किसी व्यक्ति को बाहर निकलने में तकलीफ से। तो इन लोगों में जो आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार से पीड़ित होते हैं, मैं फिर विकार का खाली विकार वाला ग्रुप जाएगा ना जी। वो चूंकि वो हर चीज़ को मानता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, टिकट ग्रांटेड, मैं यूनिक हूँ, हाँ जो मुझे मिला है वो मैं उसका अधिकारी हूँ। बढ़िया बात करी। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में फिर क्या सहानुभूति या समानुभूति या सिंपैथी एम्पैथी वो बहुत कम हो जाती है, समय के साथ गायब सी हो जाती है, क्योंकि वो उसमें वो थैंकफुलनेस का भाव है ना वो गड़बड़ हो जाता है। बहुत बढ़िया बात की डॉक्टर साहब। एक चीज़, क्योंकि इतना बढ़िया टॉपिक है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। जैसे हमारे परम मित्र हैं प्रशासनिक सेवा में रिटायर हुए हैं, अब आप किसी की तारीफ करेंगे ना उनके सामने, ये वो बहुत है, वो क्या है, वो क्या है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार है, यूं है, मतलब कभी मैंने उन्हें एप्रिसिएशन मोड में देखा ही नहीं है। सो ये भी ये हो गया कि भाई मैं सुपीरियर हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो वो व्यक्तित्व में थोड़ा विकार है, वरना आदमी का न्यूट्रल रहता है, चुप रहता है। मान लो उसको एग्री नहीं भी करता होगा तो वो यूजुअली चुप रहेगा, दूसरे के ऊपर जल्दी से थोपेगा नहीं, उसके न तो उसको आरोपित करेगा और न कोई जो बड़ाई करेगा, न्यूट्रल सा रहेगा यदि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो। और कोई आदमी आउटराइटली फौरन रिजेक्ट कर देता है तो जो व्यक्तित्व है उसमें गहराई नहीं है, उसमें फिर आत्ममुग्धता ही है जो कि मेरे अलावा कोई दूसरा बड़ा हो नहीं है। क्या बात है, तालियां। ये बहुत बढ़िया बात कही। मतलब 10 जने बैठे होंगे तो वो पर्सन वो सेल्फ सुपीरियरिटी का भाव रहता है, सेल्फ सुपीरियरिटी का भाव रहता है। ये लोग क्या मानते हैं कि हाँ, मैं तो रोज वहीं ठहरता हूँ, हाँ वहीं ठहरता हूँ, तो अपने से ना सुपीरियरिटी की फीलिंग रहती है। और वो जैसे भी है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से प्रोमिनेंट होते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो फलाई कार आनी चाहिए, हमारी बड़ी कार आनी चाहिए, हमारे ये होना चाहिए। तो वो उस तरह के जो वो प्रदर्शन करते हैं, हमारा जो बैठने की गद्दी ऐसी होनी चाहिए जी। तो जो सेल्फ जो इम्पोर्टेंस की जो फीलिंग होती है वो ऐसे लोगों में एक्सट्रीम होती है। तो जहाँ ये हो जाता है कि मैं डिजर्व करता हूँ सब कुछ, मैं दूसरों से ऊंचे स्तर पे हूँ, मैं मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, इस तरह की फीलिंग जिन व्यक्तित्व में आपको नज़र आने लग जाए तो वहाँ आपको एक अंदेशा हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति साइकोलॉजिकली एक सही स्थिति में नहीं है और हमें उसको उस हिसाब से ही हमें उससे डील करना चाहिए। नहीं, पर जैसे एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे पायलट्स बनते हैं जो एकदम स्पेसिफिक हैं, बहुत कम लोग होते हैं संख्या, उनमें भी इस तरह के विकार डेवलप होते हैं क्या? नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ, बाकी दुनिया सिविलियंस क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं, उनमें नहीं होता है। देखो वो तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा दैट इज डिफरेंट थिंग। सो डिफरेंस है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जैसे मैं बताता हूँ, एक जयपुर के बड़े डॉक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए जी और हैं भी नहीं शायद। तो एक बार कोई डॉक्टर को काम पड़ा उनसे जी, तो उसने टाइम मांगा तो उन्होंने कहा कि इतने बजे आ जाना। और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा सर आपने मुझे बुलाया था और मेरा ये काम है। तो उन्होंने उसको इस हिसाब से मतलब रफली उस आदमी के साथ डील किया जो कि उनके बराबर का मतलब प्रोफेशन का आदमी था, वो बराबर क्वालिफाइड था। और उसको विनम्रता से भी कह सकते थे भाई मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो उनसे डील किया तो वो क्लासिक आपके आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार के व्यक्ति थे और काफ़ी फेमस भी थे। ज़्यादातर केस में ये भी देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि ड्राइव बहुत होती है इनमें एनर्जी बहुत होता है काम करने की। हाँ, जब झूठ फैलाते रहोगे तो 100 बार में प्रतिष्ठित हो ही जाता हो जाएंगे। अपनी बात को इतना वो दबंगता से कहने की क्षमता होती है कि भय नहीं होता, फियर नहीं होता, कॉन्सिक्वेंसेस से इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो कहते हैं मैं डिजर्व करता हूँ, सब मैं करता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही आया हूँ इस काम को करने के लिए, ये उनके अंदर फीलिंग रहती है। तो ये जब अंदर का कॉन्शियसनेस एक होती है, अंदर का एक आत्मविवेक होता है,
तो जब मैं कोई सफ़ेद झूठ बोलता हूँ कि मैं अभी पीएमओ से आ रहा हूँ, पीएमओ में लाइब्रेरी है, या सीएमओ गया था, बेडरूम में चला गया उनके, उन्होंने वहाँ बुलाया, तो अंदर की कॉन्शियस कैसे रिएक्ट करती है उस समय, या वो डिजीज़ है तो इसलिए वो इग्नोर कर देती है? विकार है, इसलिए मैंने कहा ना एम्पैथी और सिंपैथी की है ही नहीं। एक्चुअली हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है ना है, और यदि पॉजिटिव से सोशल बिहेवियर हमारा होगा, जो भी हम सामाजिक स्तर पे और एक सकारात्मक काम करेंगे, तो उसमें हमारे पास सिंपैथी और एम्पैथी का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप कोई भी सामाजिक उपयोगिता का काम नहीं कर सकते। तो यदि कर पा रहे हो आप, तो आपके अंदर ये सेंस होना चाहिए, आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, आपके अंदर लोगों के बारे में एक थोड़ा करुणा का भाव होना चाहिए, कोई सहायता करने का भाव होना चाहिए। वो यदि आपके पास नहीं है, आपके उसकी जगह अहंकार है, आपका हाईएस्ट लेवल का ईगो है आपके पास, तो उसमें फिर ये फीलिंग जो आप कह रहे हो ना, वो फीलिंग आती नहीं है उसके अंदर। बड़ा गजब विषय है, बहुत गजब विषय है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक डॉक्टर सार्वजनिक अस्पताल में थे, बहुत ही बढ़िया हार्ट स्पेशलिस्ट थे, पर जब बातचीत के दौरान आप उनका व्यवहार देख लें तो ऐसा लगता था हिटलर वही है, मतलब हिटलर की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पिता को दिखाने गया था, तो जैसे सामान्य रूप से हाथ आप ऐसे सहज रख लेते हैं जेब में, या तो बोलते ये क्या तरीका है, हाथ बाहर निकालिए, अब मेरे सामने ऐसे कैसे खड़े हैं? हाँ, तो कोई तो ऐसा ये पुलिस, हाँ। ये सन्यासी हैं, तो ये इन्होंने ये जो पहना हुआ है हॉस्पिटल में नहीं चलेगा, गेरुआ वस्त्र नहीं चलेंगे, वाइट पहनाइए इन्हें, चादर बदलिए इनका, वो करिए। मैं सोचता रहा कि भाई ये पेशेंट को देखने के लिए भारतीय मतलब सरकारी डॉक्टर हैं, और इतना एटीट्यूड, इतना वो, बाद में डॉक्टर साहब पता चला कि वो मानसिक रूप से थोड़े ग्रस्त हो गए, पागल हो गए, चिल्लाते रहे। ये उसकी इनिशियल स्टेज है। वो एक स्टेज में क्या होता है कि बाद में जब पावर थोड़ा कम होने लग जाता है या लोग सब समझ जाते हैं, तो वो फिर विरोध करने लग जाते हैं, तो फिर उनको वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं ना, वो धराशायी हो जाता है। तो उसके परिणाम में फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, वो उसका होता है। और दूसरा ये देखा गया है कि इस तरह के लोग जो होते हैं नार्सिसिस्टिक वगैरह, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, यूजुअली वो आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे जी, वो आपको मेडिकल प्रोफेशन में अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि अब तो फिर भी कम हो गया। आज से आप 20 साल 25 साल पहले जाओ, जब डॉक्टर बहुत कम होते थे, तो आपको काफ़ी नार्सिसिस्टिक डॉक्टर मिलते थे। अब थोड़ा चूँकि बहुत संख्या ज़्यादा हो गई, तो वो सोशल इम्पोर्टेंस कम हो गई, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए। मिलिट्री के अंदर आपको जो टॉप ऑफिसर्स मिलेंगे, या जूनियर जो JCO कहते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, उनमें आपको मिलते हैं कई। वो ज़मानों को काफ़ी कई बार, मतलब ग्लोबल है मेरा, मतलब मैं कोई SPIS में हो सकते हैं, हाँ, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो उनके मन में भी आपको ये घमंड के पुलिस में बहुत मिलेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मिलेगा, प्रोफेसर्स कई मिलेंगे आपको, कई प्रोफेसर्स से मिलेंगे। मतलब विद्वान लोगों में ये चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो उनमें एक एग्रेशन है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो प्रोफेशन के अंदर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें एक एनर्जी तो एक्स्ट्रा होती है, और वो जो ही जैसे वो झक्की हो गए, हाँ, और उनके कॉन्फिडेंस होता है ना कि भी ये मैं तो ये बनना, मैं तो डिजर्व करता ही हूँ, तो उसके लिए वो क्या है कि एग्रेसिवली काम करते हैं, तो इसलिए उनका करियर के अंदर तो वो आगे निकल जाते हैं जी। लेकिन पर्सनल लाइफ में या उनकी जो फ्रेंड सर्किल में उनके पारिवारिक जीवन है, उनका जो सामाजिक जीवन है, वहाँ पर धीरे धीरे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। सामान्य आदमी उनको कहते हैं कि वे घमंडी हैं, अवॉइड करते हैं, कि बुलाते नहीं हैं फैमिलीज में, ये बड़ा कोरा आदमी है, फला आदमी, इस तरह की बातें, अपने अलावा कुछ करेगा नहीं, बोलेगा नहीं। उसका कारण क्या है? नार्सिसिस्ट, जैसे मैंने कहा, वो आपका गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। और नार्सिसिस्टिक जो व्यक्तित्व विकार है, आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार है, वो विकार है, उसको डायग्नोस करना एक आत्ममुग्ध व्यक्ति और एक विकारग्रस्त आदमी के बीच में जो डिफरेंशिएशन करना है, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर जो इसको डायग्नोस करे, इवन साइकेट्रिस्ट भी नहीं, जो मनोरोग वाले भी नहीं कर सकते, साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक साइंस जो डेवलप हो रही है, जैसे आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलेगी ज़्यादा, वो है बिहेवियर का जो थेरेपिस्ट होता है जी। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट इसको जल्दी पकड़ लेता है।
तो अब आपको तो क्या है कि मोटे तौर पे ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ जैसे अभी, उन जो उनकी कैरेक्टर्स हैं उनको आप देखिए कि ये चरित्र हमारे किस किस व्यक्ति में इस लेवल तक हैं कि वो नियंत्रण से बाहर हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये साहब ये विकारग्रस्त हैं, और फिर मैं जैसे अपने आगे डिस्कस करेंगे कि उनसे डील कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया बात। अब इस मतलब पृष्ठभूमि का आखिरी सवाल, उसके बाद उपचार पे आ जाएंगे एंड हाउ टू टैकल दैट। जैसे बचपन किसी आदमी का, वो वहाँ की परिस्थितियाँ, वो पृष्ठभूमि बनता है इस तरह के विकार का, मतलब हाउ इट डेवलप्स। ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर देखा ये गया है कि ये बचपन से, या जो 14-15 साल की जो बच्चा ग्रो करता है ना, ये वहाँ शुरू होता है। वहाँ कोई न कोई पॉइंट उसके लाइफ में ट्रिगर होता है। या तो जैसे मान लो उनकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, या उस व्यक्ति का कोई आदर्श व्यक्ति हो जिसको वो अपना हीरो मानता है, उसको वो फॉलो करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति ऐसे हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा है, देखा गया है कि वो बाई बर्थ ही एग्रेसिव होते हैं। तो लेकिन जो नोटिस फर्स्ट टाइम आता है वो तकरीबन आप समझे 9 ईयर से लेके और 15-16 साल, 9 से 15-16 साल के बीच में आपके बच्चे के बिहेवियर का घर वाले नोटिस करने लग जाते हैं कि ये कंट्रोल से बाहर है, हमारे ये कंट्रोल से बाहर है, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये बात ही नहीं करता, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। वहाँ से आपके यदि ऐसा घर में आपको लगे कि रेगुलरली इसका बिहेवियर इस तरफ है जी, तो वहाँ पे थोड़े कान खड़े कर देना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी आपको जागरूक होना चाहिए, और उस बच्चे का उस लेवल पे आपको मोल्ड करने की कोशिश करना चाहिए। एक सवाल उठता है, जैसे आज तो युग सोशल मीडिया का है, आपने कहा उस वक्त डॉक्टर्स में ये पाया जाता था क्योंकि बहुत गिने चुने बड़े लोग हो जाते थे। तो ये आत्ममुक्त व्यक्तित्व को क्या ये फोबिया हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया में मैंने डाला कि मेरे लिखा हुआ ये पढ़िए, तो अगर नहीं आता है उसमें कोई रिएक्शन, लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या डिप्रेशन या अवसाद या ये कोई मेंटल डिजीज को जन्म दे सकता है? नहीं, वो एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं ना, वो यूजुअली डिमांड नहीं करेंगे कि लोग मेरे को लाइक करें या नहीं करें। वो यूजुअली अपना प्रोफाइल इतना नहीं डालते हैं, वो दूसरों के प्रोफाइल पे इस तरह से बिहेव करते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तो वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। नहीं, पर ये जो मैं वाला रोग होता है, मैंने ये किया, मैं वो वही करेगा जहाँ उसके हाथ में ताकत आएगी। ताकत नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, जब उसके पास ताकत आएगी। यूजुअली आत्ममुग्ध व्यक्ति वो होते, मैंने कहा नहीं, या तो सत्ता के ऊंचे शिखर पे पहुंचने का प्रयास करते हैं और ये काफ़ी पहुंच भी जाते हैं, या फिर ये कोई प्रशासन के अंदर या कोई प्रोफेशन के अंदर, और कई लोग जैसे बिजनेस में भी होते हैं ऐसे लोग जो अपने बिजनेस को लेके बहुत होते हैं, अपने स्टाफ को बहुत तरह से टॉर्चर करते हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। तो तुम क्या जानते हो? हाँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। हाँ, या दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया टॉपिक है आत्ममुग्ध विकार। 73390969911656565744 बॉक्स एफएम का ऐप है जिसमें एक फ़ोन नंबर है, उसको जस्ट टच कर लीजिए फ़ोन के सिग्नल को, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद अस। आप चैट बॉक्स में चैटिंग कर सकते हैं। आप इसमें अगर आपके आसपास कोई इस तरह का व्यक्तित्व है, घर में, आसपास, परिवार में, दोस्त मित्र, तो आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन तब तक हम एक बहुत प्यारा सा छोटा सा गाना सुनते हैं ताकि इस बातचीत को अब अगले मोड़ पर ले जाया जाए। प्रेजेंट्स प्यार एक केमिकल लोचा है, रिटन बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ये प्यार एक केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? हर मौसम दौड़ लगाई, तुम बन बैठे प्रेमी भाई, भूल गए इस बात को प्यारे। प्यार एक केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार एक केमिकल लोचा है। ये खेल उम्र का है प्यारे, दिखलाता है दिन में तारे,
सपनों में खोते तुम भाई, फिर ना मानो ये सच्चाई, मैंने जो तुमको बतलाई। ये प्यार केमिकल लोचा है, ये क्यों नहीं तुमने सोचा है। ये प्यार केमिकल लोचा है, कुछ दिन तक चले खुमारी, फिर टूटी दिखती यारी। घर दोस्त बने तो बात अलग, वरना तकरार की बारी। अभी जागो तुम प्यारे और सुन लो बात हमारी। ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है। ये प्यार केमिकल लोचा है, प्यार केमिकल लोचा है, लोचा है। ये प्यार केमिकल लोचा है। अरे वाह वाह, प्यार केमिकल लोचा है, डॉक्टर राम अवतार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना बड़ा मस्त है, मज़ा है। पॉप वर्जन भी अच्छा है, ये वाला वर्जन भी अच्छा है। लेकिन इस समय हम जिस लोचे की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं आत्ममुग्ध विकार। बहुत लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास जो अपनी ही बात करते रहते हैं, दूसरे को सरपास करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये आदमी अपनी ही किए हुए कार्यों के चक्रव्यूह में एकदम फंसा हुआ है, अभिमन्यु की तरह। तो क्या डॉक्टर राम अवतार शर्मा इस तरह के लोग का इम्पैक्ट सोसाइटी में कुछ नेगेटिव होगा? देखिए, इनका ज़्यादातर तो नेगेटिव ही प्रभाव पड़ता है। और इसका एक कारण क्या होता है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार वाले, उनमें ईर्ष्या की भावना बहुत होती है जी। तो वो अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो लोगों के छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उनको लेके बड़े जेलस रहते हैं। तो उनकी जेलसी की वजह से वो लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा, घमंड बहुत होता है। और इनमें ये होता है एक सेंस की अधिकार का, कि ये मेरा अधिकार है, मैं इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ, ये चीज़ मुझे मिलनी ही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो क्या होता है कि फिर यदि किसी पद पर चले जाते हैं कहीं पर भी, तो वो वहाँ से उसका दुरुपयोग करते हैं। वहाँ पर उनमें जो सोचने का उनका विज़न होता है, जो उनका दर्शन होता है, वो कुछ नहीं होता। तो वो दर्शन जब नहीं है, आप कोई पोजीशन ऑफ पावर में सुपर पावर बन जाओ, कोई चले जाते हो, पावरफुल कहीं चले जाओ किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो सबके जीवन में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, बल्कि वो सरपास हुए सरपास। जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आ जाए इसके इलाज पर कि भाई ये जो भी डिजीज़ है या जो भी इसको विकार है, तो इसके लिए क्या एहतियात बरते जाएं परिवारजनों द्वारा, मित्र? क्योंकि अगर आप लड़ लोगे कि तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता, झूठ बोलता है, तो आपने एक और फ्रस्ट्रेशन सौंप दिया उसको। पूरी रात वो इस सिद्ध करने में लग जाएगा कि इस आदमी को कैसे बताऊं कि मैं क्या हूं। तो वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, उसमें क्या होता है मुकुल जी कि जो नार्सिसिस्टिक एबनॉर्मल नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, तो उसका एक तो क्या है कि कोई क्योर नहीं है। जो व्यक्ति एक बार इस विकार से ग्रसित हो गया, इस व्यक्तित्व विकार से, जो आत्ममुग्धता वाले से, वो उसका क्योर कोई नहीं है। वो ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है वो परिस्थितियों के हिसाब से। और ऐसे व्यक्ति को यदि ये रियलाइज़ होता है कि मैं जो जैसा हूँ वैसा लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि फिर अंदर से बहुत डरपोक हो जाता है और वो अनश्योर हो जाता है और उसमें काफ़ी एंग्जाइटी खड़ी हो जाती है। और उसकी वजह से उसके जो एक्शंस हैं ना, वो काफ़ी आसपास के लोगों के लिए घातक हो जाते हैं। क्यों? ऐसे लोग डरपोक भी बहुत होते हैं। क्योंकि उनको रिकॉग्निशन पे डिपेंड है। वो तो उनको हर समय लगता है कि मेरा बड़े स्तर पर रिकॉग्निशन होना चाहिए। जब रिकॉग्निशन कम होने लगेगा तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। और ये तो आप मान के चलिए, अभी तक पूरे जैसे जितने भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जितने भी ग्लोबल जो विशेषज्ञ हैं, उनकी ये राय है कि आपको आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार से ग्रसित व्यक्ति है, वो नॉर्मल कभी नहीं होता अपनी लाइफ टाइम के अंदर। और इसमें यहाँ एक और, हम सदा दूसरों में खोजते रहते हैं कमी, हाँ, कि ये विकार है कि नहीं। इसमें हमें सदा खुद को भी ढूंढना चाहिए। क्योंकि यदि आपके अंदर है और आप चाहो कि ये मेरे अंदर विकार के कुछ अंश हैं, तो आप उसको कम कर सकते हो। तो जो ऐसा इस डिसऑर्डर से जो व्यक्ति पीड़ित है,
वो तभी कुछ नियंत्रित स्थिति में आ पाएगा जब वो खुद इस बात को महसूस करे कि इस विकार से मैं ग्रसित हूँ और मुझे से बाहर आना है, तो वो काफ़ी हद तक बाहर निकल सकता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति उसको बाहर नहीं निकाल सकता। सो ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि वो मुश्किल काम व्यक्ति है। तो उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर हाँ, रहा। तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में है किसी भी रूप में, घर परिवार में हो सकता है, प्रशासन में हो सकता है, आपके सामाजिक दायरे में हो सकता है, रिश्ते के अंदर हो सकता है, आपके देश में हो सकता है, प्रांत में हो सकता है, जी। कहीं पर भी हो, तो आप उससे कैसे डील करो, आपको उस व्यक्ति से कैसे डील करना है, ये एक्चुअल में इसमें जो उस व्यक्ति से या उसकी मैं से, उसकी मैं से कैसे डील करो, या ग्रेट, कैसे डील करो आप, ऐसी वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बहुत बढ़िया। उस पे कैसे डील करें, क्या उसको टैकल करें, क्या करें कि वो शांत हो जाए, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न चैट बॉक्स में आ चुके हैं। शांतनु, मैं सारे पढ़ देता हूँ डॉक्टर साहब, फिर अपने को लगेगा कि जिनका जवाब दे चुके हैं और जिनका जवाब देना है उसके बीच हम सिलेक्शन कर लेंगे। शांतनु जी हैं, डॉक्टर साहब, नॉर्मल सेल्फ लव और नार्सिसिज्म में डिफरेंस कैसे पहचानें? अजय गुप्ता जी हैं, नहीं आलिया गुप्ता, सॉरी आलिया, क्या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हर इंसान में थोड़े बहुत होते हैं या ये सिर्फ एक डिसऑर्डर वाले लोग में ही पाया जाता है? उमा शंकर जी हैं, बचपन या अपब्रिंगिंग का नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने में कितना रोल रहता है? प्रकाश पूछ रहे हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस में नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में मिलते हैं या नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग भी इस तरह के हो सकते हैं? एक बबीता जी हैं, ये पूछ रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर को अगर लगता है कि उनका कोई क्लोज इस विकार से ग्रस्त है तो उन्हें अप्रोच कैसे करनी चाहिए? अनीता मिश्रा हैं, क्या नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ हेल्थी रिलेशनशिप रखी जा सकती है? ओ माय गॉड, पति पत्नी के बीच अगर ऐसा हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। गुड़िया हैं, थेरेपी कैसे हेल्प करती है और क्या नार्सिसिस्टिक लोग खुद थेरेपी के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको लगता है क्या वो मान जाएंगे कि मेरे में ये डिजीज़ है? कार्तिकेय लिख रहे हैं, नार्सिसिज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस को पब्लिक कैसे डिफरेंस करे? कब तक वो हेल्दी है और कब वो डेंजरस हो रहा है? विनीता सांखला लिख रही हैं, क्या सोशल मीडिया और वैलिडेशन कल्चर नार्सिसिज्म को और बढ़ा रहा है? सूर्य प्रकाश लिख रहे हैं, क्या नार्सिसिज्म का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है या एक सर्टेन पीरियड के बाद वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इतनी चीज़ों को जानना चाहते हैं, चिंतित हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया। एक लास्ट पढ़ लेता हूँ। सोनम बनर्जी हैं, जब एक नार्सिसिस्टिक पर्सन अपने रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज़ करता है तो वो विक्टिम को सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस सब्जेक्ट सर, एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों ने इतनी अपनी जिज्ञासाएं थी, हम इन्हें एक साथ पढ़ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में, जो लोग लिखते हैं अगर वो अपने प्लेस का नाम भी लिख दें कि कहाँ से लिख रहे हैं, तो हमें एक एंगल मिलता है कि उस एरिया में किस तरह की चीज़ें हैं कि लोग परेशान हो सकते हैं। डेटा कलेक्शन हो जाता है, जियोग्राफिकली भी हम जान जाते हैं कि कहाँ पे नार्सिसिस्टिक लोग ज़्यादा हैं। क्या किसी प्रांत विशेष में, किसी जाति विशेष में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती? देखिए, मैं इनका सबका जवाब एक कंसाइज तरीके से देना चाहूँगा जी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि सेल्फ लव जो है वो नार्सिसिज्म नहीं है। अपने आप पर आप, मैंने कहा आत्ममुग्धता तो एक हमारी एक नैसर्गिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है और उससे हमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको यदि आत्ममुग्धता के साथ आप में ये फीलिंग आए कि मैं ही सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मुझे जो मिला है वो इसलिए मिला है कि मैं हूँ, मेरी वजह से सब कुछ है, और आपके अंदर दूसरों को लेके छोटेपन की भावना रहे, दूसरों को लेके आप में ज़बरदस्त ईर्ष्या की भावना रहे, आप कहीं थैंकफुल किसी से नहीं होना चाहो, आप यदि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से होने वाले नुकसान को लेके कोई भी चिंतित नहीं हो, यदि इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है तो फिर वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। एक तो ये रखना है। अब जहाँ तक नार्सिसिस्टिक
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का यदि लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपका जीवन साथी मिल जाए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो वहाँ स्थिति बड़ी विकट होती है। क्योंकि मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जैसे मेरा जो मेडिकल फील्ड का है उसके हिसाब से, प्लस जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनके जैसे इंटरव्यू सुने हैं या उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उनका सबका मानना है कि नार्सिसिस्टिक जो डिसऑर्डर है इसका कोई क्योर नहीं है। इसका कोई क्योर नहीं है। उस व्यक्ति से डील आप कैसे करो वो आपके अनुभव पर आपके निर्भर करता है। और कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ भी आने लग गई हैं कि जो दूसरा पार्टनर है उसके पास उसको छोड़ के जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। और यहाँ जो लोगों का अनुभव है, जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि यदि आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, विकारग्रस्त व्यक्ति है, तो और उसको आप उसको जीवन से हटाना चाहते हो या उसके जीवन से आप हटना चाहते हो, तो उसको बताओ मत। आप बड़ा एक प्लान के साथ उससे धीरे धीरे अपने डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि अदरवाइज यदि उनके साथ रहते हुए आप ऐसा कोई कदम उठाते हो तो ये लोग हिंसक भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिजिकल एब्यूज़ का बड़ा रिस्क रहता है इसके अंदर। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है किसी भी व्यक्ति के लिए। और जहाँ तक क्योर का सवाल है, मैंने कहा क्योर इंट्रोस्पेक्शन से हो सकता है। तो वो तो तैयारी नहीं होगा ना, खुद तो तैयार होगा नहीं। इसलिए यूजुअली जो नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ वैसे रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। वो 20 साल में भी वैसे थे, वो 70 साल में भी ऐसे हैं। उनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा नहीं गया है। खाली जो फिजिकल उनका जो कैपेसिटी कम होती है उसके हिसाब से उनके बिहेवियर के अंदर थोड़ा बहुत कोई डिक्लाइन आ सकता है। अदरवाइज यदि वो पोजीशन ऑफ पावर में रहते हैं या डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे। और अगर उनकी पोजीशन खत्म हो जाती, रिटायर हो जाते हैं, पोजीशन खत्म होती है तो वो फिर क्या डिप्रेशन में रहते हैं, या तो वो एंग्जाइटी में रहते हैं, और या जो उनके आसपास हैं उन पे डिपेंडेंट कोई हैं उनको वो हरेस करते हैं। और कई बार आपके जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उनके साथ वो मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर है बड़ा ऐसा प्रताड़ना वाला रहता है। क्योंकि ये लोग यूजुअली दूसरों, इनको कोई ना कोई चाहिए जिसको ये प्रताड़ित कर सके, कोई ना कोई ज़रूर चाहिए। ये इनकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 साल गुजर गया और इन्होंने किसी को सताया नहीं। और उनमें क्या होता है कि सेल्फ इम्पोर्टेंस की जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उनको लगता है कि हर जगह हम नज़र आने चाहिए। ये उनकी बड़ी फीलिंग रहती है। मान लो जैसे आपने एक पार्टी रखी कोई है और उसमें सब लोगों को कह दिया कि साहब आप सब लोग जो है ना ब्लू सूट में आइए या ब्लैक सूट में आइए फ़ोटो सेशन के लिए। वो आदमी वो नहीं आएगा सूट के अंदर, वो वाइट कपड़े पहन के आएगा या कोई और कलर के कपड़े पहन के आएगा। हाँ, शादी विवाह में काले कपड़े पहन के आ जाएंगे। हाँ, अलग नजर आने के लिए उनकी ये फीलिंग। घर में अगर आप बाहर कह रहे हैं सबको कि जूते उतार के आइए, वो जूते पहन के आएगा और कहेगा कि मेरे जूते दिखाएगा। फिर मतलब वो क्या है कि वो अलग लगना चाहता है, वो हर समय ये लगना चाहते हैं कि मैं डिफरेंट हूँ तुम लोगों से। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। लेकिन अब क्या है कि वो इतना डोमिनेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे लोग क्या डोमिनेंट होते हैं, नहीं लड़ लेंगे। अगर नहीं डोमिनेंट होंगे तो झगड़ा कर लेंगे आपसे। दूसरा इन्होंने बताया ना कि एक ने पूछा था कि भाई कि ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं आगे बढ़ते हैं, मेजॉरिटी तो सफ़र ही करती है। एक छोटी माइनॉरिटी आगे बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो उसके शिकार उतने ही ज़्यादा लोग होते हैं। तो जितना वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहेगा उतने ही लोगों का वो ज़्यादा नुकसान कर पाएगा, या नुकसान नहीं करेगा तो उनके विकास, लाइफ का जो डेवलपमेंट है उसको रोकेगा। तो ये क्यों बड़ा इम्पोर्टेंट नेगेटिव कैरेक्टर है, और ये बहुत कॉमन है, इतना अनकॉमन भी नहीं है। आपको 100 में से 5-10 आदमी ऐसे मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत गंभीर विषय है ये। एक होता है पजेसिव होना, तो पजेशन भी कहीं इसके आसपास हो जाता है कि भाई मैं आप कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं अग्निपथ फिल्म याद कर रहा हूँ जहाँ वो इतने पजेसिव हो जाते हैं। वो ये कहीं ना कहीं एक मनोरोग या मनोविकार ही कहेंगे। पजेशन है वो एक तरह का मतलब नकारात्मक व्यवहार है। किसी की लाइफ को यदि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो एक नकारात्मक ही है। जैसे आजकल हम हमारे बच्चों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनका करियर हम लोग डिसाइड करने लग गए हैं। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो MBBS करके कोई जॉब करेगा तो उसको
आपको 40,000 रुपये महीने की सैलरी पे रखेंगे। अब 40,000 रुपये महीने की सैलरी के लिए आप अपने लड़के को या लड़की को कितना परेशान करते हो साहब, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए कितना उस पर प्रेशर डालते हो, तो अचीवमेंट इतना बड़ा थोड़ी है। तो इस तरह से हम उनको लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो ना, लाइफ तो किसी की भी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। एक नैसर्गिक विकास, एक अच्छी जीवन शैली के साथ सबको मिलना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इस तरह के जो विकार पैदा होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि हम प्रकृति से दूर हैं। तो आप नेचर के पास जाओगे ना, तो ऐसे विकार आप में नहीं आएंगे। फिर आप देखते हो कि भाई चिड़िया कितनी मेहनत करती है, कितनी बुद्धि लगाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक अपने जो एक होता है ना पर्क्यूपाइन, एक जीव होता है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, आपने देखा हो तो कभी। जी। अपने से ही कहते हैं शायद यहाँ पे। या बहुत बढ़िया। हाँ। लंबे शेर भी डरता है। हाँ, शेर भी डरता है। तो वहाँ भी एक से ही ग्रुप का तो नहीं, से ही जैसा एक जीव है, एकिडेनास कहते हैं उसको जी। तो एकिडेनास एक ऐसा जीव है जो अपने मस्तिष्क का करीब 50% तक भाग जो है ना, वो अपनी याददाश्त और अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में लेता है। आदमी 30% भी नहीं लेता है। ओह। वो 50% से ज़्यादा ब्रेन को उसी में। और वो क्या खासियत है उसकी कि वो एक जहाँ भी रहता है, क्यों वल्नरेबल बहुत है, तो वो अपने छुपने के बहुत सारे उसने बिल बनाए होते हैं। और वो एक एक बिल, जैसे 100 बिल बनाए उसने, वो उसको पता है कि मैं किस समय किस स्थिति में किस बिल की तरफ जाऊंगा जिससे मैं सरवाइव हो जाऊं। तो वो वहाँ पहुँच जाता है। उसको इसकी मेमोरी इतनी शार्प रहती है। एक एरिया में एक ही एकिडेनास रहता है, क्योंकि एक जगह सब रहेंगे तो हो सकता है मर जाए सारे, तो उनकी जनरेशन खत्म हो जाए। तो वो एक एरिया में एक रहेगा, 1-1.25 किलोमीटर के रेंज में, फिर दूसरा रहेगा, अलग अलग रहेंगे, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। खाली प्रजनन के अलावा आपस में कभी नहीं मिलते एकिडेनास। और वो इतना याद रखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस नेचर के पास रहोगे तो आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीखोगे। आप पेड़ पौधों के पास रहोगे, उनकी ग्रोथ को देखोगे, उनकी तकलीफ़ को देखोगे, उनके गिरने उठने को देखोगे। तो अब हम क्या है कि ये इस तरह के जो व्यक्तित्व विकार कहाँ डेवलप हो रहे हैं, जैसे इन्होंने सवाल में पूछा है क्या पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो जीवन जहाँ से सृजन हो रहा है जीवन का, उससे बहुत दूर हैं। हम 24 घंटे बंद कमरों में रहते हैं। हमारी मुर्दा दीवारों के बीच में आप अपने जीवन का उत्थान चाहते हो। वाह, मुर्दा दीवारों के बीच में जीवन का उत्थान, क्या बढ़िया बात कही है। हाँ, वो नहीं मिलेगा आपको। आप महीने में 1-2 दिन जरूर प्रकृति के पास जाइए, जीवित दीवारों के पास जाइए। बहुत बढ़िया गाना है। गौरव सिंह भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और दूसरा एक बहुत प्यारा गाना सुनाते हैं, उसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा, प्रेजेंटेड बाय पॉक्स FM। मछली सागर में रहे या जंगल दौड़े शेर, एक अकेला आदमी करता सबको ढेर हो, करता सबको ढेर हो। मछली कई टनों की, छोटी बांधे जाल नष्ट हो जाती घनों की। गोली लगे अच्छू कुड़े जो पंछी आकाशा, भरती फिर भी नहीं मनुज की कभी पिपासा। दिखने में ये मानो लगता भोला भाला, कितनी सृष्टि का विनाश इसने कर डाला। मछली सागर में रहे या जंगल दौड़े शेर, एक अकेला आदमी सबको करता ढेर हो। मछली सागर में रहे या जंगल दौड़े शेर, एक अकेला आदमी सबको करता ढेर।
एक प्रश्न आया है हमारे पास शिवानी का, वो ये पूछ रही हैं कि जो दोस्त लोग होते हैं ऐसे लोगों के, वो अंधभक्त हो जाते हैं, मतलब अप्रिसिएशन करते, मतलब हंकारा करते रहते हैं, हाँ सर आप तो ग्रेट हो, आप तो ग्रेट हो सर, आप वो जिसको हम कहते हैं चाटुकारों की फौज। सो ये एक अलग तरह के आत्ममुग्ध लोग हैं जो किसी दूसरे की पर्सनालिटी पे मुग्ध हैं। तो क्या ये उस विकार को और बढ़ाने में मदद दे रहे हैं? देखिए, आज से कोई कितने साल पहले होंगे, 600-700 साल के बीच में हुए कबीर जी। तो कबीर ने शिवानी एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, मोल बिगाड़े माल को रोल बिगाड़े राज। मोल बिगाड़े माल को रोल बिगाड़े राज, सने सने सरदार की चुगल बिगाड़े चाल। दोबारा बोलेंगे इसको, मोल बिगाड़े माल को, मोल बिगाड़े माल को रोल बिगाड़े राज, सने सने सरदार की चुगल बिगाड़े चाल। इसका कहने का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, यदि आप उसको पैसे से तोलने लग गए तो उस वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है। वाह क्या बात। अब गुलाब है, गुलाब के फूल का कोई कीमत नहीं है, कीमत थोड़ी होती है, उसकी तो खुशबू होती है, उसकी ब्यूटी होती है। और ऐसे ही कोई रूलपट, यानी मारवाड़ी, उसमें इस तरह का शब्द उन्होंने यूज़ किया है, ऐसा आदमी, आवारा टाइप का आदमी यदि राजा बन जाता है तो वो राज्य को ख़त्म कर देता है। और इसी प्रकार यदि चुगलखोर किसी सत्ता पे बैठे व्यक्ति के चारों तरफ उसको सरदार, मतलब यहाँ पर वो है जो लीडर सरदार में जो लीडर होता है, कौम से नहीं है, कौम से नहीं, उसे कौम से नहीं है, सने सने सरदार की चुगल बिगाड़े चाल। तो जो लीडर होता है, जो नेतृत्व कर रहा होता है, उसके आसपास सिरमौर, सरदार की जगह सिरमौर, वो उन्होंने लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखते थे जी। तो यदि उसके पास चाटुकारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो जो नेता होता है, नेतृत्व होता है, या जो लोगों का लीडर, लोगों का सरदार होता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका व्यक्तित्व बिखर जाता है। और वो, मेरे को लगता है उन्होंने, कबीर ने जो उस समय अनुभव किया होगा, वो किसी न किसी लीडर आसपास का, जो भी उसमें सेनापति या कोई राजा होगा, और उसके अंदर ये ही आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार के शिकार हैं, उन्हीं को देख करके जरूर उन्होंने लिखा होगा। सो निंदक निरे राखिए आंगन कुटी सुहा है, ये भी उन्होंने लिखा कि भाई इसलिए कि लोग निंदक रखें, हाँ, और बैलेंस बने। निंदक का मतलब निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला। निंदक, एक निंदा करना और एक आलोचना करना, दोनों में अंतर है। तो वो उनका निंदक का मतलब होता है आलोचना करने वाला व्यक्ति आपके आसपास रहना चाहिए। यस, सकारात्मक आलोचना, सापेक्ष करे, निरपेक्ष करे, यानी बहुत ही गंभीर बढ़िया विषय है। अब एक सवाल उठता है कि आत्ममुग्ध विकार का व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा कि अगर पार्टनर है तो बहुत डेंजरस है, लाइफ की क्वालिटी है। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत देखे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो टोटली रुइन हो जाती है। और अगर वो कोई ब्यूरोक्रेट है तो बहुत मुश्किल है, डिसीजंस खराब होंगे। अगर कोई राजनेता है तो वो डिसीजंस नुकसान होंगे बड़े लेवल पे। दूसरा एक उन्होंने पूछा था कि क्या उनको हम काउंसलिंग के लिए ला सकते हो? वो नहीं आते। एक्चुअल में काउंसलिंग तो जो विक्टिम है ना, उनको लेनी चाहिए कि उनसे डील कैसे किया जाए। वहाँ पर जो आपका जो अच्छा काउंसलर होगा, अनुभवी कोई, वो आपको सहायता दे सकता है, क्योंकि आप, ऐसा व्यक्ति आपका बहुत क्लोज हो सकता है और उसको आप उससे दूर नहीं जा सकते। ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं, हमारे अपने हो सकते हैं, बहुत क्लोज व्यक्ति हो सकते हैं, और उनको पता भी नहीं है। बच्चा ही अगर इस तरह का बिहेव करने लगे तो आप क्या करोगे? नहीं, 8 से 10% लोग पॉपुलेशन के अंदर ऐसे होने की संभावना रहती है, किसी न किसी डिग्री तक होते ही हैं। तो अब उनसे आप अपने आप को कैसे उनसे डील करो, किस तरह से आप उनको करो कि विकार है वो कोई ऐसा कोई हिंसक रूप नहीं ले ले। वो जैसे भी हैं, कई बार लोग इस विकार में भी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं ले, दूसरों का नुकसान न करना, खुद का नुकसान, अपने समकक्ष किसी को खड़ा ही नहीं होने दे। तो वो बहुत मिलेंगे आपको, घरों में भी बहुत मिलेंगे। तो अब होता क्या है कि उनसे डील कैसे किया जाए, और उनसे अपने विकास को कैसे डैमेज नहीं होने दिया जाए, कि आपके व्यक्तित्व का नुकसान नहीं हो, आपके अंदर कोई हीन भावना पैदा नहीं हो, आपके अंदर ऐसा नहीं हो कि आप लाइफ के अंदर कुछ कर भी नहीं पाओ, उस व्यक्ति से इतने प्रभावित हो जाओ। तो उसमें आप अपने आप को कैसे बचाओ, वो उसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते हो। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब, कैसे बचाओ। ताली बजाने की इच्छा हो रही है, इसलिए हो रही है कि भाई आपके मनोविज्ञान की चौकड़ी बिगाड़ने वाला आदमी वो हो सकता है। मतलब
मैं क्या हूँ उसको भूल जाइए। आपको डिप्रेशन में डाल सकता है ये कह के कि तू नकारा है, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माल दौलत है। हाँ, अमिताभ बच्चन वाली बात, तुम्हारे पास क्या है? नहीं वो भी। और दूसरा मुकुल जी क्या होता है कि देखिए, मैंने जैसे अपने टॉक के शुरू में ही कहा था कि ये जो कोई भी मतलब जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं उनको हमें गाली के रूप में उपयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मनस्थिति होती है व्यक्ति की। आपको उसे डील कैसे करो ये सीखना पड़ेगा। और वो लेकिन उसको बोलने कैसे भाई कि आप नहीं, आपको अपने आप को समझाना, उस लेवल पे उठाना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है, आसान इग्नोर नहीं है। करते हैं, उनकी बात न सुने। नहीं, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। मतलब एक आत्ममुग्ध ये व्यक्ति तो एकदम आपने ऐसा फंसा दिया कि ना बहुत तो फंसने वाला जो है वो क्या है कि जो भोगता है ना वही जानता है इसको। ओह माय जो गॉड, भोगता है वो जानता है, मतलब ये, और जिंदगी भी भोगना पड़ता है। और वो अपना होता है जिसके साथ आप रह रहे हो, जो भी है वो आपका अपना ही तो होगा ना। हाँ, आप- नेचुरली नाते नहीं, रिश्ते रिश्ते कुछ- नाते में आपका देश का व्यक्ति हो सकता है, आपके डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, आपका पड़ोसी हो पेशेंट सकता हैं है, तो डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर, कई बार पेशेंट भी होते हैं तो डॉक्टर की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये मत भूलिए कि कोई वो डॉक्टर ही होगा, फिर पेशेंट क्यों नहीं हो सकता। बहुत रोगी ऐसे आते हैं। हमारी रेगुलर लिसनर हैं वंदिता आहूजा, कह रही हैं डॉक्टर साहब क्या गजब विषय लिया है आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं आप, वेरी ट्रू, थैंक्स वंदिता। और अब चलते चलते अभी तक जो आपकी बातचीत सुनी उसमें जो बहुप्राय जिसको कहूँ ना तो वो पुरुष आ रहा है, जबकि आत्ममुग्धा नारी हमने उपन्यासों में पढ़ी, इतिहास में पढ़ी कि वो शीशे में अपने रूप को निहारती मोहित रहती, वही एक मनोविकार है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, औरतों में आत्ममुग्धता ज़्यादा होती है। मैं नहीं और- होती। नहीं, वो होता है, अलग तरह से होता है। आत्ममुग्ध व्यक्तित्व विकार महिलाओं में कम होता है, और उसका शायद एक बड़ा कारण है, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है कंपैरेटिवली, जी, और दूसरा क्या होता है कि सोशल एंड फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो आप पुरुष की तुलना में देखोगे तो बहुत कम है। और जिस फील्ड में वो काम करती हैं इन जनरल, उस फील्ड में भी इस तरह का बिहेवियर का वो यूज़ कम कर सकती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है। आपको स्कूल के अंदर कई प्रिंसिपल ऐसी मिलेंगी जो इस विकार से ग्रसित मिलेंगी। मैं 2-4 को तो मैं भी जानता हूँ जो इस विकार से किसी न किसी हद तक ग्रसित हैं, और मिलेंगी सब जगह। लेकिन तुलनात्मक रूप से जैसे 10 पुरुष होंगे तो 1 महिला होगी, इस तरह का है रेशियो जो है ना, वो 1:10 के आसपास है। महिलाओं में कम होता है। वो परिस्थिति भी हो सकती है, या उनके जो मस्तिष्क में जो बनावट है वो, मैंने कई बार पहले भी 1-2 बार बताया कि उनका राइट एंड लेफ्ट जो ब्रेन है उसके बीच में कनेक्शंस हैं वो पुरुषों से 20 से 25% ज़्यादा होती हैं। तो एनालिटिक पावर महिलाओं का पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें ऐसे विकार पैदा होने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन असंभव नहीं है, हो सकता है। क्या बात है। सो नाउ नटशेल, क्लोजिंग में हम क्या कहना चाहेंगे लिसनर्स को? बॉक्स एफएम के माध्यम से पूरा विश्व से सुन रहा है इस गंभीर विषय को, तो कुछ एकदम एडवाइस टाइप की, हाउ टू टैकल दिस। मेरा तो राय तो आखिर में ये रहेगी कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आत्म केंद्रित हो, वो जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करे, जो कुछ मिले उसको वो कोई एहसान या थैंकफुलनेस का भाव नहीं रखते हुए अधिकार का भाव रखे, और उसके व्यवहार में हिंसा ज़्यादा हो, उसके ग्रैंडियर का फीलिंग हो, बहुत बड़ापन का भाव जिसके अंदर रहे, ऐसा व्यक्ति हो तो आपको किसी जो मानव व्यवहार को समझने वाला कोई व्यक्ति हो, आप उसके पास जाकर अपने जीवन को उससे प्रभावित होने से कैसे रोक सको, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर राम अवतार शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा गंभीर विषय लिया। प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ अच्छे से विषय के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।